गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज़ अ सेल। सेल इज़ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अगर हम बात करें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं सबकी बॉडी सेल से बनी है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि सेल इज़ द स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ। और जितने भी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी फंक्शन को परफॉर्म करती है, चाहे वो डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन या इसके अलावा जो भी फंक्शन किसी भी बॉडी के अंदर होते हैं, वो एक सिंगल सेल उन सारे के सारे फंक्शन को करने में कैपेबल होता है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि सेल इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और अगर अब हम बात करें द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ सेल, दैट इज़ कॉल्ड सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी। उस ब्रांच को हम बोलते हैं सेल बायोलॉजी, या तो उसको बोला जाता है साइटोलॉजी। अब उसके बाद अगर हम देखें कि कुछ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है किसी भी सेल की, तो वो क्या है? सबसे पहले दे कंटेन अ सेट ऑफ जीन। अब ये जो जीन है ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? जीन प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर। अब उसके लिए अगर हम एक सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये एक सेल है। अब सेल के अंदर हमें एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है और इस स्फेरिकल स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियस बोलते हैं। दिस स्फेरिकल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियस। और अगर हम न्यूक्लियस के अंदर देखें तो हमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है और इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल। ये इस तरह से न्यूक्लियस के अंदर हमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है और इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाता है जेनेटिक मटेरियल। अब जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? ये एक ऐसा मटेरियल है जो इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र करने का काम करता है। इन्फॉर्मेशन, कैसी इन्फॉर्मेशन? किसी भी चीज़ को बनाने की इन्फॉर्मेशन। जैसे कोई प्रोटीन की सिंथेसिस होनी है तो उसको बनाने की जो इन्फॉर्मेशन होगी वो इस जेनेटिक मटेरियल के पास होती है। तो ये उस इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर ट्रांसफ़र करने का काम करता है। और ये जेनेटिक मटेरियल ये या तो डीएनए होता है और या तो आरएनए होता है। आरएनए होता है। अब अगर हम इस जेनेटिक मटेरियल की भी छोटी यूनिट देखें कि ये किससे बना है, तो इसकी जो बेसिक यूनिट होती है वो जीन है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसी भी सेल का। और नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सेल की, दैट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? ये एक पतली सी मेम्ब्रेन है जो सेल को बाहर के एनवायरनमेंट से सेपरेट करने का काम करती है। ये सेल है। अब इस सेल को इस मेम्ब्रेन ने बाहर की, ये सेल के बाहर का एनवायरनमेंट है, ये सेल के अंदर का एनवायरनमेंट है, और इसको सेपरेट करने के लिए जो पतली सी मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। इसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इसी को बोला जाता है, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसका काम क्या होता है? ये सेल मेम्ब्रेन करती क्या है कि जो भी कुछ इस सेल के अंदर किसी भी चीज़ की सिंथेसिस हो रही है, कुछ भी बन रहा है, उस मटेरियल को अगर सेल से बाहर ट्रांसपोर्ट करना है तो ये सेल मेम्ब्रेन उसमें रोल प्ले करती है। या तो फिर कुछ सेल को किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट हो तो उसके लिए भी ये मेम्ब्रेन है ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है, मटेरियल को अंदर लेके आती है। बट ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। आप इसको सिलेक्टिवली परमिएबल बोल दो या फिर इसको सेमी परमिएबल भी बोलते हैं हम। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या हुआ कि ये सारे के सारे मॉलिक्यूल या सब्सटेंस को अंदर नहीं भेजती है, ये कुछ ही ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको सेल के अंदर ट्रांसफ़र करती है, इसलिए हम सेल मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल बोलते हैं। और हम देखते हैं कि जितने भी सेल प्रेजेंट हैं सभी सेल के जो है मेम्ब्रेन होती है। बिना मेम्ब्रेन के कोई भी सेल एग्जिस्टेंस शो नहीं करता है, क्योंकि सेल के अंदर जो है स्पेसिफिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं। बट जब ये मेम्ब्रेन नहीं होगी तो ये अकेले जो है उन फंक्शन को परफॉर्म करने में कैपेबल नहीं होते हैं, इसलिए सेल मेम्ब्रेन से ही किसी भी सेल की एग्जिस्टेंस होती है। और उसके बाद अगर हम देखें जो तीसरा और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सेल का, दैट इज़ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? बेसिकली इस सेल मेम्ब्रेन से अंदर का जो मटेरियल है, ये सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये जो भी हमें
जेली लाइक फ्लूइड दिख रहा है, इस जेली लाइक फ्लूइड को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ये जो जेली लाइक फ्लूइड है इसको बोला जाता है साइटोप्लाज्म। अब ये जो साइटोप्लाज्म है ये ना तो सॉलिड है ना तो लिक्विड है, हम बोल सकते हैं ये सेमी सॉलिड है। और जितने भी फंक्शन जो हैं किसी भी सेल के अंदर होते हैं वो इनसाइड द साइटोप्लाज्म ही होते हैं। और इस साइटोप्लाज्म के अंदर हमें कुछ स्पेसिफिक और स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, और इन स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनेली बोलते हैं, या फिर हम इनको सेलुलर ऑर्गेनेली बोलते हैं। ये जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म के अंदर इनको बोला जाता है सेल ऑर्गेनेली। और ये जो सेल ऑर्गेनेली हैं ये स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं सेल के अंदर। जैसे अगर एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात की जाए, उसकी बॉडी अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करती है, और अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग सिस्टम है। जैसे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम है, और एक्सक्रीट करने के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम है। तो उसी तरह से अगर हम बात करते हैं एक सिंगल सेल की, तो सिंगल सेल के अंदर भी ये सारे के सारे फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनको हम सेल ऑर्गेनेली बोलते हैं। और इनके जो नाम है वो कुछ इस तरह से हैं, जैसे इन ऑर्गेनेली को हम माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस और भी कुछ यहाँ पर आपको सेल ऑर्गेनेली देखने को मिल सकते हैं। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ सेल की, तो जो सेल है दैट इज़ ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेलुला। सेलुला मीन्स अ लिटल रूम, अ लिटल रूम। अगर हम देखें सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था इन 1665 के अंदर साइंटिस्ट हैं हाँ रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था जब ये क्या कर रहे थे, जब ये जो स्लाइस है कॉर्क की उसको ऑब्जर्व कर रहे थे अंडर द माइक्रोस्कोप। तो इन्होंने क्या देखा कि उनको उसके अंदर कुछ इस तरह के छोटे छोटे कंपार्टमेंट दिखाई दिए, और ये कंपार्टमेंट उनको ऐसे लग रहे थे जैसे हनी कॉम्ब है उसके जैसे दिखाई दिए। और ये इन्होंने बोला कि ये ऐसे लग रहे हैं मानो ये कोई छोटे छोटे रूम हैं, और ये रूम चारों तरफ से दीवार से कवर हैं। तो उन्होंने इन छोटे छोटे कंपार्टमेंट को नाम दे दिया सेल, और इस जो वॉल है जो कवर कर रही है इस सेल को उसको नाम दे दिया सेल वॉल। बेसिकली जिस सेल को रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था वो डेड सेल था, वो एक डेड सेल था जिसको इसके द्वारा डिस्कवर किया गया था। फिर उसके बाद आते हैं 1674 के अंदर अगले साइंटिस्ट एंटन वैन लियोनहुक। ये जो एंटन वैन लियोनहुक हैं इन्होंने डिस्कवर किया था लिविंग सेल को। तो लिविंग सेल को डिस्कवर करने वाले जो पहले साइंटिस्ट हैं वो हैं एंटन वैन लियोनहुक, और डेड सेल को डिस्कवर करने वाले हैं रॉबर्ट हुक। इन्होंने जब ये बॉन्ड वाटर के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तब इन्होंने जो है वो लिविंग सेल को डिस्कवर किया। फिर उसके बाद 1831 के अंदर आते हैं रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया है न्यूक्लियस को जब वो रूट ऑफ ऑर्किड प्लांट के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। जे पुरकिंजे आते हैं। जे पुरकिंजे ने 1839 के अंदर टर्म दी है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इंपॉर्टेंट है। प्रोटोप्लाज्म इज द लिविंग सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द सेल। सेल के अंदर जो लिविंग सब्सटेंस प्रेजेंट है उसको प्रोटोप्लाज्म बोला जाता है। अब हमने पीछे पढ़ा साइटोप्लाज्म और यहाँ पे टर्म आ रही है प्रोटोप्लाज्म। ये जो प्रोटोप्लाज्म है ये भी एक फ्लूइड लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट है सेल के अंदर। ये भी फ्लूइड लाइक सब्सटेंस है सेल के अंदर। तो डिफरेंस क्या है फिर प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के अंदर? तो जैसे कि यहाँ पर है, अब ये एक सेल है, सेल के अंदर ये एक न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है और इसके अंदर हमने थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पढ़ा जेनेटिक मटेरियल, और इसके साथ यहाँ पर हमें कुछ इस तरह से फ्लूइड देखने को मिलता है। अब न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर के इस फ्लूइड को हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। इसको क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोप्लाज्म। और ये जो सेल के अंदर है इसको बोला जाता है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में क्या होता है, न्यूक्लियस को छोड़कर, जो न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड है इसको छोड़कर जितना भी आपको फ्लूइड दिख रहा है किसी भी सेल के अंदर उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म।
उसको क्या बोला जाता है, साइटोप्लाज्म। और दूसरा हम बात करते हैं प्रोटोप्लाज्म की। तो प्रोटोप्लाज्म क्या है कि सेल के अंदर जितना टोटल पूरा का पूरा जो फ्लूइड है, इसके अंदर हमें न्यूक्लियोप्लाज्म भी इंक्लूड है और जो साइटोप्लाज्म है ये भी इंक्लूड है। तो इसके अंदर हम न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म दोनों को देखते हैं। इन सारे फ्लूइड को बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म क्या हुआ, एक्सेप्ट न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर के फ्लूइड को छोड़कर जितना भी फ्लूइड प्रेजेंट है सेल के अंदर उसको बोला जाता है साइटोप्लाज्म। The whole substance present inside the cell that is called protoplasm. On the basis of number of cell, तो हम ऑर्गेनिज्म को दो टाइप में देखते हैं कि there are two type of organism. One is unicellular organism and another one is multicellular organism. Unicellular organism when the body of organism is made up of a single cell. जब किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी एक सिंगल सेल से ही बनी है तो उसको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक अमीबा है, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा। अमीबा की बॉडी एक सिंगल सेल से ही बनी है और ये इसके अंदर न्यूक्लियस है और इसकी बॉडी का साइटोप्लाज्म है। अब ये सिंगल सेल है बट ये सिंगल सेल वो सारे के सारे फंक्शन को परफॉर्म करता है जो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म करता है। तो ये है अमीबा, इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और दूसरा एग्जाम्पल है यूग्लिना, पैरामीशियम, क्लैम्डोमोनास एंड ईस्ट। ईस्ट क्या है, ईस्ट एक फंजाई है जो यूनिसेलुलर के अंदर आती है। और अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, व्हेन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ अ मल्टीपल सेल, जब बहुत सारे सेल एक बॉडी को बनाते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और इसके अंदर हम एग्जाम्पल देखते हैं फंजाई, प्लांट, एनिमल। अब फंजाई के अंदर हमने बोला एक एक्सेप्शन देखने को मिलती है, फंजाई के अंदर हमें एक एक्सेप्शन देखने को मिलती है, दैट इज़ ईस्ट। ईस्ट ही एक ऐसी फंजाई है जो यूनिसेलुलर है। बाकी की बाकी सारी जो फंजाई है वो मल्टी सेलुलर होती है, बट जो ईस्ट है यही एक ऐसी फंजाई है जो यूनिसेलुलर है। ये इम्पॉर्टेंट है इसका एग्जाम्पल। अब उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से एक सिंगल सेल से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होती है। अब एक सिंगल सेल है, सिंगल सेल जब बहुत सारे सेल एक साथ मिलके एक जैसा काम करते हैं, ग्रुप ऑफ सेल, उसको हम बोलते हैं टिश्यू। और उसी तरह से जब बहुत सारे टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू एक साथ मिलके काम करते हैं उनको ऑर्गन बोला जाता है। और जब बहुत सारे ऑर्गन, ग्रुप ऑफ ऑर्गन बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। अगर मैं यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम की बात करूँ, जैसे यहाँ पर एक सिस्टम है हमारे पास, हमारी बॉडी के अंदर होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये इंक्लूड करता है कौन कौन से ऑर्गन, आपको पता है, स्टमक, लीवर, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन। ये सारे के सारे जो ऑर्गन हैं ये सब मिलके एक ही सिस्टम को बना रहे हैं, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि एक ऑर्गन सिस्टम है। तो उसी तरह से जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर काम करते हैं तो उससे एक ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होती है। अब अलग अलग ऑर्गन सिस्टम जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये अलग अलग सिस्टम जो हैं एक साथ मिलके जब काम करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर तो उससे एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन हो जाती है। तो अब आगे देखते हैं हम टाइप्स ऑफ सेल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल, वन इज प्रोकैरियोटिक सेल एंड अनदर वन इज यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल, प्रो मीन्स बिफोर, कैरियो वर्ड इज रिलेटेड टू न्यूक्लियस। तो ऐसे सेल जिनके अंदर हमें ट्रू न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलता है, ट्रू न्यूक्लियस इज अब्सेंट। ट्रू न्यूक्लियस का मतलब क्या है, लेट्स सी। ये एक सेल है, अब सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो सराउंडेड होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा। ऐसा जेनेटिक मटेरियल जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा सराउंडेड होता है उसको बोलते हैं हम ट्रू न्यूक्लियस। बट हमने क्या बोला कि जो प्रोकैरियोटिक है ये ट्रू न्यूक्लियस शो नहीं करते हैं। इट मीन्स इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा सराउंडेड नहीं होता है, वो डायरेक्टली कहाँ पर सिचुएटेड होता है, इस साइटोप्लाज्म के अंदर ही आपको देखने को मिलता है। तो हम बोल सकते हैं
कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उनका जेनेटिक मटेरियल सिचुएटेड इनटू द साइटोप्लाज्म, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा सराउंडेड नहीं होता। यहाँ पर अगर हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस किस तरह से होता है, तो ये है प्रोकैरियोटिक सेल, ये है प्रोकैरियोटिक सेल का जेनेटिक मटेरियल। और ये जो जेनेटिक मटेरियल है इसको बाहर से किसी भी मेम्ब्रेन ने सराउंड नहीं किया हुआ है, तो इस टाइप के जो जेनेटिक मटेरियल है इनको बोलते हैं हम न्यूक्लियोइड। ये जो न्यूक्लियोइड है ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो आपको प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ही देखने को मिलता है। और इसके अलावा हमने पहले देखा कि स्पेसिफिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर, बट अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो यहाँ पर हमें वो सारे के सारे स्पेसिफिक स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलते हैं। सेल ऑर्गेनेली आर नॉट प्रेजेंट, सिर्फ हमें यहाँ पर राइबोसोम भी एक प्रकार का सेल ऑर्गेनेली है, सिर्फ यही देखने को मिलता है। तो राइबोसोम ही एक ऐसा सेल ऑर्गेनेली है जो आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल दोनों के अंदर देखने को मिलेगा। बाकी जितने भी सारे ऑर्गेनेली हैं वो आपको प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर देखने को नहीं मिलते। अब यहाँ पर हम देखते हैं ये एक प्रोकैरियोटिक सेल की डायग्राम है। अब यहाँ पर ये इसके जेनेटिक मटेरियल, ये इसके सेल मेम्ब्रेन को बाहर से कवर किया है सेल वॉल के द्वारा। और यहाँ पर आपको इस तरह से हर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये हर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं सिलिया। अब इन सिलिया का काम क्या होता है, हेल्प करते हैं अटैचमेंट में। और यहाँ पर आपको एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम फ्लैजेला बोलते हैं। इसका काम होता है ये हेल्प करता है सेल की और मूवमेंट करने के लिए हेल्प करता है। तो ये है प्रोकैरियोटिक सेल। अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल में एग्जाम्पल देखें तो मेनली जो जितने भी बैक्टीरियाज हैं दैट कम्स अंडर प्रोकैरियोटिक सेल, और जो साइनोबैक्टीरिया हैं ये भी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आते हैं। और अगले जो हमारे पास सेल है दैट इज़ अ यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक मतलब यू मीन्स ट्रू, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। ऐसे सेल जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस है। ट्रू न्यूक्लियस मतलब कि जिनका जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज़ सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियस। ऐसे सेल जिनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा सराउंडेड होता है, उस टाइप के सेल को हम क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। और इस सेल के अंदर सारे के सारे जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिनको हम सेलुलर ऑर्गेनेली बोलते हैं, ये सारे के सारे प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। और ऑल दी सेल ऑर्गेनेली आर प्रेजेंट माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्जी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एट्सेट्रा। अगर हम यूकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल की बात करें तो इसके अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी आ जाते हैं, अमीबा, पैरामीशियम, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी आ जाते हैं, फंजाई, एनिमल एंड प्लांट्स।